हौसला दो किसी के टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसा जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसा जो आपके संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँव वाला में। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का वीडियो जो है, आज का जो क्लास है हम लोग का वो चलेगा वसा और लिपिड के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे वसा के बारे में। देखिए 6 वीडियो ला चुके हैं हम, जिसमें से हम लोग विटामिन को डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं और प्रोटीन को भी पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग वसा पढ़ेंगे और वसा पढ़ने के बाद आपके पोषक जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद कोई देखा जाएगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वसा, वसा जिसको हम लोग लिपिड बोलते हैं, वसा को ही लिपिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वसा को लिपिड बोला जाता है। तो देखिए वसा जो है वह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि बहुल पोषक तत्व है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, यह हम पहले जब क्लास शुरू किए थे, पहला क्लास लिए थे, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। देखिए जब कोई किसी भी पोषक तत्वों का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि बहुल पोषक तत्व कहते हैं। और वसा भी जो है वो एक प्रकार से बहुल पोषक तत्व ही है, क्योंकि इसके हमारे शरीर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसको यह एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, यानी कि बहुल पोषक तत्व है, यहाँ से याद रखिएगा। देखिए 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए 1 ग्राम अगर हम वसा खाएंगे तो कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। देखिए कार्बोहाइड्रेट से दुगना इसमें, वसा में कार्बोहाइड्रेट से दुगना हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर लिया जाए तो ये हानिकारक भी होता है। तो याद रखिएगा कि वसा से कैलो ऊर्जा तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर ज़्यादा हम लोग वसा का सेवन कर लेंगे तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए कि किस पोषक तत्व से सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो वो है वसा। लेकिन वसा जो है इससे अधिक तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन अधिक सेवन कर लेने से हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, उसके बाद देखिए वसा ऊतक जो है उसको, वह एडिपोज ऊतक जो है क्या कहते हैं कि वसा जो है वो वसा ऊतक यानी कि एडिपोज ऊतक में संचित होता है। वसा हमारे शरीर में कहाँ पर संचित होता है? तो ऊतक जो होते हैं ना, पेशीय ऊतक, वहाँ पे, या इसको हम लोग कहें तो एडिपोज ऊतक में संचित होता है। तो ये वसा ऊतक जो है, जिसको वसा ऊतक जिसको हम लोग एडिपोज ऊतक भी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मांसपेशियों में। यह कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मांसपेशियों में। कहाँ पाया जाता है? हमारे मांसपेशियों के निचली परत पर। हमारे मांसपेशियों के निचली परत पर पाया जाता है कौन सा? एडिपोज, यानी कि वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू। और इसी एडिपोज टिश्यू में जा करके वसा संचित रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि वसा हमारे शरीर में कहाँ पे संचित रहता है? तो एडिपोज ऊतक में। और ये एडिपोज टिश्यू पाया कहाँ जाता है? तो हमारे मांसपेशियों की निचली परत पे। ठीक, यहाँ से इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए एक बात और याद रखना है कि व्रत के समय हम लोग को ऊर्जा कहाँ से प्रदान होता है? तो वसा ही हम लोग को व्रत के समय ऊर्जा देती है। जब कोई व्रत करता है तो वो तो कुछ खाता पीता नहीं है, तो फिर उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो वो जो हमारे एडिपोज टिश्यू में जो वसा संचित रहता है, उसी से हम लोगों को व्रत के समय ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्रत के समय ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलेगी? तो वसा से मिलेगी, यानी कि लिपिड से मिलेगी। तो याद रखिएगा कि व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है कौन? वसा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें जो है ना, विटामिन को घुलाने में ये सहायक होता है। इसमें वसा में विटामिन घुल जाते हैं। वसा को घुलाने में सहायक होता है कौन? विटामिन को घुलाने में कौन सहायक होता है? वसा। तो देखिए हम आप लोगों को पहली क्लास में बताए थे कि विटामिन कौन कौन सा, तो विटामिन की के, ई, डी, ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, जो विटामिन है यह विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो वसा जो है वो विटामिन को घुलाने की क्षमता रखता है। विटामिन को घुलाने में सहायक होता है कौन? वसा। तो कौन कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक,
तो याद रखिएगा यहाँ से। उसके बाद देखिए, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा हमारे शरीर में कुचालक की तरह कार्य करता है। जो वसा है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक, और हमारे शरीर में कुचालक की तरह कार्य करता है। कौन? तो वसा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में तापों के नियंत्रण में किस पोषक तत्व का योगदान होता है? तो वो पोषक तत्व होते हैं वसा, ठीक, वसा का योगदान होता है। और इसी को हम लोग, यह हमारे शरीर में कुचालक की तरह भी कार्य करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व कुचालक की भांति कार्य करता है। तो हमारे वसा होता है जो हमारे शरीर में कुचालक की भांति कार्य करता है, और वसा है जो हमारे शरीर के तापों को नियंत्रित करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, कौन कौन से तत्व मिल करके वसा बनाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व मिल करके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व मिल करके किसका निर्माण करते हैं? वसा का निर्माण करते हैं। यानी कि वसा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो वसा है वो टूट करके वाष्य उत्तक और ग्लिसरॉल बनाता है। जब वसा टूटता है तो कौन क्या क्या बनाता है? तो ये बनाएगा वाष्य उत्तक, क्या बनाएगा? वाष्य उत्तक, और क्या बनाएगा? तो ग्लिसरॉल बनाता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि वसा जो है वो टूट करके वाष्य उत्तक बनाते हैं, एडिपोज टिश्यू बनाते हैं और ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो यहाँ से ये दो बातों को याद रखना है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं वसा के बारे में। तो देखिए, वसा को हम लोग दो भागों में रख करके देखते हैं। एक को बोलते हैं संतृप्त वसा, एक को बोलते हैं असंतृप्त वसा। वसा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त वसा और एक होते हैं असंतृप्त वसा। कि वसा दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ठीक। देखिए, संतृप्त वसा जिसको आसानी से जो ना पचे उसको हम लोग संतृप्त वसा में लेते हैं। यानी कि जब हम वसा का सेवन किए और आसानी से वो नहीं पचता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो संतृप्त वसा है। लेकिन जो आसानी से पच जाते हैं उसको हम लोग असंतृप्त वसा कहते हैं। याद रखिएगा कि आसानी से जो नहीं पचते हैं वो संतृप्त होते हैं, जो आसानी से पच जाते हैं वो असंतृप्त होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। जो आसानी से पच जाए उसको हम लोग असंतृप्त कहते हैं, जो आसानी से ना पचे उसको संतृप्त कहते हैं। संतृप्त को हम लोग बैड फैट भी कहते हैं, यानी कि खराब वसा, ठीक। हानिकारक वसा किसको कहते हैं? संतृप्त को बैड फैट कहते हैं। और गुड फैट किसको कहते हैं? असंतृप्त को। यानी कि देखिए, जो हमारे शरीर में नहीं पच रहा है तो वो हमारे लिए तो हानिकारक होगा ही, खराब तो होगा ही। तो इसी की वजह से हम लोग इसको खराब फैट कहेंगे। और जो पच जा रहा है वो तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो अच्छा है तो उसको हम लोग गुड फैट कहेंगे। तो दोनों को याद रखिएगा, किसको बैड फैट कहा जाता है? तो संतृप्त को, और किसको गुड फैट कहा जाता है? तो असंतृप्त को, ठीक। यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, संतृप्त में एक और बात याद रखनी कि कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में होता है। लगभग कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर एक नॉर्मल कमरे की ताप जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो संतृप्त वसा है वो ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन कमरे के ताप पर ही जो असंतृप्त वसा है वो द्रव अवस्था में रहता है। इन दोनों में एक और अंतर याद रखिएगा कि संतृप्त वसा जो है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है और असंतृप्त वसा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक। देखिए, कहाँ कहाँ पर संतृप्त वसा पाया जाता है? तो देखिए, मछली को छोड़ा करके, मछली को छोड़ दीजिए और बाकी जितने जंतु पाए जाते हैं उन सब में संतृप्त वसा होती है। केवल मछली को छोड़कर, मछली में असंतृप्त होता है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा कि मछली को छोड़ करके सभी जंतु में संतृप्त वसा पाई जाती है। किसको छोड़ देंगे? मछली को। मछली अपवाद में आ जाती है, मछली में असंतृप्त वसा होती है। तो देखिए, मछली को छोड़ करके सभी जंतुओं में संतृप्त वसा पाई जाती है, ठीक। उसी तरह से अगर हम असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त में अगर हम नारियल पेड़ को छोड़ दें, नारियल का तेल जो होता है, नारियल के जो पेड़ होते हैं उनसे जो नारियल से जो तेल निकलते हैं, अगर हम उसको छोड़ दें, उसको छोड़ के बाकी जितने भी पादप होते हैं उन सब में असंतृप्त वसा पाया जाता है। यानी कि मछली को छोड़कर सभी जंतुओं में संतृप्त वसा पाए जाते हैं और नारियल को छोड़ करके सभी पादपों में, सभी पेड़ पौधों में असंतृप्त वसा पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ से याद रखिएगा कि संतृप्त वसा जो है वो मछली को छोड़ करके सभी जंतु में पाए जाते हैं और असंतृप्त वसा नारियल को छोड़ करके सभी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। नारियल में संतृप्त वसा पाया जाता है, असंतृप्त नहीं। जबकि मछली में असंतृप्त पाया जाता है, संतृप्त वसा नहीं।
तो इन दोनों को भी समझ लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में अगर संतृप्त वसा की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह एक संतृप्त वसा होता है। क्या? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक संतृप्त वसा होता है। वहीं अगर हम लोग ओमेगा 3 की बात करें, ओमेगा 3 तो वो असंतृप्त वसा होता है। तो दोनों में एक एग्जाम्पल भी आप लोग को देख के समझा दिए हैं कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो संतृप्त वसा होते हैं और जो ओमेगा 3 होते हैं वो असंतृप्त वसा होता है। तो संतृप्त और असंतृप्त में डिफरेंट क्या अंतर है, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ रिवाइज बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग वसा की बात किए हैं, लिपिड की बात की है, तो वसा जो है वह एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि बहुल पोषक तत्व है। इसकी हमारे शरीर में अधिक से अधिक रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक, देखिए वसा जो है, इस अगर 1 ग्राम हम वसा ले रहे हैं तो उससे जो हम लोग को लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज्यादा कैलोरी ऊर्जा मिलती है हम लोग को वसा से, लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग यह हमारे शरीर में कहाँ पे संचित रहता है, तो हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू जो हमारे मांसपेशियों की निचली परत में पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू, वहां पे संचित होते हैं जाकर के वसा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि वसा कहाँ संचित होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू में। ठीक, अब देखिए ये व्रत के समय हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वसा से मिलती है। ये क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि व्रत के समय हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो वसा से मिलती है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद वसा जो है वो विटामिन को घुलाने में सहायक होता है। वसा जो है वो विटामिन को घुलाने में सहायक होता है, जैसे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो 4 विटामिन पाए जाते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील कहने का मतलब है कि वसा उसको घुला सकता है अपने में, तो इसीलिए विटामिन को घुलाने में सहायक होता है वसा। उसके बाद शरीर के तापों को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में कुचालक की भांति कार्य करता है वसा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पोषक तत्व तो हमारे शरीर में कुचालक की भांति कार्य करता है, तो वो कार्य करता है वसा। और हमारे शरीर के तापों को नियंत्रित भी करता है वसा। ठीक, देखिए इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व मिल करके वसा का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए जितना ज्यादा कैलोरी ऊर्जा हम लोग को वसा से मिलती है, तो अगर हम वसा से ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है तो ये नहीं कि हम वसा ही ले लेंगे, क्योंकि ज्यादा वसा का सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है। फैट जम जाता है, चर्बी चढ़ जाती है, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है वसा। ठीक, देखिए वसा जो है जब टूटता है तो वाष्य ऊतक बनाता है, डिपोज टिश्यू बनाते हैं और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। ठीक, तो दो चीज बनता है वसा टूट करके, क्या क्या, एवासीय ऊतक और ग्लिसरॉल बनाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा पोषक तत्व या किसके टूटने से ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, तो वसा जब टूटता है तो ग्लिसरॉल बनाता है। ठीक, इधर की बातें याद हो गई होंगी। चलिए इधर देखते हैं, तो वसा को 2 भागों में रखकर देखते हैं, एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। ठीक, तो संतृप्त वसा जो हमारे शरीर में आसानी से नहीं पचते हैं उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त वसा। जो हमारे शरीर में आसानी से पच जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त वसा। ठीक, उसके बाद देखिए संतृप्त वसा जो है वो बैड फैट इसको कहा जाता है, खराब वसा कहा जाता है। जबकि असंतृप्त को गुड फैट कहा जाता है, अच्छा वसा कहा जाता है, मतलब कि गुड फैट जो हमारे शरीर में आसानी से पच जा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होंगे, तो गुड फैट हो जाता है असंतृप्त वसा। देखिए संतृप्त वसा जो है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। ठीक, संतृप्त वसा जो है वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, जबकि असंतृप्त वसा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एक ये अंतर समझ लीजिएगा कि संतृप्त और असंतृप्त में। देखिए संतृप्त में हम किसको लेते हैं, तो मछली को छोड़ करके सभी जीव जंतुओं में संतृप्त वसा पाया जाता है, केवल मछली को छोड़ करके। मछली अपवाद में आती है, मछली में असंतृप्त वसा पाया जाता है, लेकिन मछली को छोड़ करके अगर सभी जीव जंतु की बात करें तो उसमें संतृप्त वसा पाई जाती है। अगर हम असंतृप्त में देखें तो नारियल के पेड़ को छोड़ करके बाकी जितने भी पादप पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन सब में असंतृप्त वसा होता है। ठीक, नारियल के जो होते हैं उनमें संतृप्त वसा होता है, और इसको छोड़ करके बाकी सभी पेड़ पौधों में असंतृप्त वसा होता है। तो यहाँ से वसा के बारे में याद रखिएगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्रकार का संतृप्त वसा है, और वहीं ओमेगा 3 की बात करें तो वो एक प्रकार का असंतृप्त वसा है। तो ये वसा जो क्वेश्चन वसा जो हमारा वीडियो है वसा का, इसमें उन सारे पॉइंटों को हम डिस्कस किए हुए हैं जो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं।
ठीक, देखिए ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होता है कि कम पढ़िए, सटीक पढ़िए और ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक, वहीं पढ़िए जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। वसा इतने में ही नहीं समाप्त हो सकता है। वसा को अगर पढ़ा जाए तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है हम उसको देख के पढ़ेंगे। क्योंकि कम समय में और स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ा जाए तो किसी भी एग्जाम को कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम हो उसको फोड़ा जा सकता है। ठीक, तो स्मार्ट तरीका, कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाएगा कि वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वसा का टॉपिक समझ में आया होगा। और देखिए, वसा का वीडियो देखने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वसा से आया हुआ उसको जरूर एक बार बनाइएगा, ताकि वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा और एक बार ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो अपने आप वो टॉपिक आपका मजबूत हो जाता है। ठीक, तो पढ़ाई के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करना भी जरूरी होता है। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आ रहा होगा, अगर आपको आपकी तैयारी में ये कुछ मदद कर रहा होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक, और दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक, क्योंकि और मेहनत भी करते रहिएगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है, अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा संघर्ष है और हमें खुद तय करना है। ये चिट्ठी नहीं है जो हम किसी और से लिखवा लेंगे। ये मेहनत है, ये हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों से तय होती है। क्योंकि जिसके हाथ नहीं होते हैं सफल तो वो भी होते हैं। तो हाथों के लकीरों में सफलता नहीं रहती है, माथे के पसीने में रहती है। तो पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए और पिता के फ़िक्र को फ़क्र में बदलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।